नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कार्नाटिक वॉर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, भारत में एस्टैब्लिश हुई और जो 1600 से अप्रॉक्सीमेटली 1750 तक का टाइम पीरियड है, यानी 150 साल का टाइम पीरियड है, उस बीच में वो क्या कर रही थी। तो आपने देखा कि प्राइमरीली उस वक्त वो व्यापारिक कंपनियां थी, उनको व्यापार करना था, पैसा कमाना था, लेकिन यहां पर एम्पायर बिल्डिंग जैसा कोई भी लक्ष्य उनका नहीं था। लेकिन कार्नाटिक वॉर्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कार्नाटिक वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जिसने इन कंपनियों को ये यकीन दिला दिया कि ये यहां पर कॉलोनीज बसा सकती हैं और इसीलिए हम कार्नाटिक वॉर्स को पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस हिस्ट्री को, लेकिन पहले आपको दक्षिण भारत का मैप समझना होगा। अब देखो, कार्नाटिक वॉर से कई लोग ये समझते हैं कि जो आज का कर्नाटका राज्य है वहां पर ये लड़ाइयां हुई थी। नहीं, गलत। कर्नाटिक कौन सा इलाका है? देखो, ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। भारत का पुराना तमिलनाडु का जो कोस्ट है, दैट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। इसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया था कर्नाटिक। इसको ये कहने लग गए थे कर्नाटिक। और आज जो कर्नाटका राज्य है ना, वो रफली इस एरिया के अंदर है, जो ये मैसूर वाला आप एरिया देख सकते हो। लेकिन इस लड़ाई में, कर्नाटिक वॉर्स में जो ज्यादातर लड़ाइयां हुई थी वो यहां पर हुई थी। आज का जो तमिलनाडु वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का जो रीजन मान सकते हो आप, कोस्टल, दैट इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन, कोरोमंडल कोस्ट, वहां पर ये ज्यादातर लड़ाइयां हुई थी। तो देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे मुगल एम्पायर का ब्रेकडाउन होने के बाद निजाम ने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, आसफ जाह। तो आसफ जाह यहां पर निजाम रूल कर रहे थे और निजाम के ही अधीन कुछ और किंगडम्स थे, जैसे कि आरकॉट उनमें से एक था। अब जो स्टेटस निजाम का था ना मुगल्स के साथ, कुछ उसी तरह का स्टेटस आरकॉट का था कि आरकॉट कहने को तो सेमी इंडिपेंडेंट था, लेकिन अल्टीमेटली वो निजाम के अधीन था। तो अगर आप कई मैप में देखोगे तो हैदराबाद का एरिया आपको पूरा नीचे यहां तक नजर आएगा। वो इसीलिए क्योंकि वो कुछ हिस्टोरियंस उसको आरकॉट को अलग नहीं गिनते। आरकॉट को एक पार्ट माना जाता है हैदराबाद का, लेकिन आरकॉट का एक नवाब था जिनका कैपिटल हुआ करता था वेल्लोर, जो आज का सिटी है उसके पास में उनका कैपिटल था आरकॉट। आरकॉट जगह का नाम था। तो बेसिकली ये जो कोस्टल तमिलनाडु का रीजन है, दैट वाज आरकॉट। और एक और किंगडम है यहाँ पर, तंजौर, ठीक है, जो तंजावुर नाम की जगह है आज, और आपको पता होगा कि बृहदेश्वरा मंदिर है वहां पर। तो तंजावुर या तांजौर जो है, वहां पर मराठा किंग्स थे। मराठा किंग क्यों थे? क्योंकि एक समय पे शिवाजी ने जब यहां पर अटैक किया था तो यहां पर एक ब्रांच अपनी रूलर को एक छोड़कर चले गए थे। दैट इज व्हाई देयर वाज अ मराठा किंग इन तांजौर, इन तमिलनाडु। एक और एरिया है जिसका नाम आएगा नॉर्दर्न सरकार। तो नॉर्दर्न सरकार ये आज के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला कोस्टल रीजन है जो निजाम के अधीन आता था। और यहां पर किंगडम है मैसूर का, दैट वाज रूल्ड बाय ओडियार डायनेस्टी, लेकिन बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान। और यहां पर है त्रावणकोर और कोचिन के किंगडम। तो ये दक्षिण भारत की स्थिति थी जिस समय ये कर्नाटिक वॉर शुरू हुए थे। अब ये मैप मैं एक बार आपको आगे और दिखाऊंगा जैसे जैसे हम लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। कल शाम 8 बजे मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव आऊंगा। एक सेशन हम करेंगे जिसमें प्रीलिम्स 2021 की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं 2021 प्रीलिम्स को लेकर, तो कुछ फाइन ट्यून अगर आप स्ट्रैटेजी को अपना करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस सेशन में लाइव। और इसके लिए आपको अनअकैडमी पर बस रजिस्टर करना है। देयर आर नो चार्जेस फॉर दिस, सो जस्ट रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर वहां पर एक अनलॉक कोड पूछा जाता है तो मेरा नाम आप वहां पे टाइप कर दीजिए, महिपाल, और ये क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो रात 8 बजे 6 तारीख को, याद रखिएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है संडे को, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। एक स्कॉलरशिप जीतने का भी आपके पास मौका है। और अगेन ये एक फ्री इनिशिएटिव है। यू जस्ट हैव टू यूज एन अनलॉक कोड टू ओपन दिस कॉम्बैट इनिशिएटिव। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तैयारी को कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पर क्लासेस ली जाती हैं लाइव, और इन लाइव क्लासेस को देखने के लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। ये सब्सक्रिप्शन 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए भी अवेलेबल है। तो जितने भी ड्यूरेशन का आपको लेना है, आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज माय नेम एज द डिस्काउंट कूपन कोड एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा। तो ये प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस है। आइकॉनिक में यू गेट अ मेंटोर प्लस द लाइव क्लासेस। अगर आप इन कोर्सेज को साथ में खरीदते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। जो प्राइस है उस पर यू डोंट हैव टू पे द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ द कोर्स। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी पर क्लासेस और कोर्सेज मौजूद हैं। अगेन गेट द डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग माय नेम एज द कूपन कोड। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, आईआईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन उपलब्ध हैं। ये प्राइसेस उनकी रहेंगी इफ़ यू यूज दिस कोड एज 10% डिस्काउंट कोड। तो चलिए, अब कर्नाटिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये यूरोपियंस ने नाम दिया था कोरोमंडल कोस्ट को। तो जो बे ऑफ बंगाल वाला कोस्ट है और जो इंटीरियर उसके थोड़े से रीजन्स हैं उनको कर्नाटिक कहा जाता था।
1740 में निज़ाम आसफ जाह द फर्स्ट, जो हैदराबाद को जिन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया था एक तरह से, वो अब काफ़ी बुढ़े हो गए थे और ये मराठास के साथ इनकी लगातार लड़ाई चल रही थी। आई थिंक ये वो 70 प्लस बाय दिस टाइम, काफ़ी लंबी उम्र हुई थी इनकी, लेकिन मराठास के साथ कंटिन्यूसली इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। आपको याद हो बैटल ऑफ पालखेड़ हमने डिस्कस भी करा था। तो निज़ाम बूढ़ा हो रहा था और उनके जो बेटे थे पोते थे वो सोच रहे थे कि कौन गद्दी पे बैठेगा, मैं बैठूं, ये वाली सब में होड़ लगी हुई थी। तो उनके सक्सेसर्स, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके आर्मी जनरल सब ये सोच रहे थे कि कैसे हम गद्दी पे बैठें। तो इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश और फ्रेंच ने। दूसरी ओर यहाँ ईस्ट कोस्ट के किंगडम भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देते हैं। यहाँ पर था तांजौर और बाकी का पूरा एरिया या तो आर्कॉट या कर्नाटिक, दोनों एक ही नाम यूज किए जाते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। कर्नाटिक किंगडम भी कहते थे, कई बार इसको आर्कॉट भी कहते थे। ठीक है, इनका कैपिटल याद रख लेना, कैपिटल शहर का नाम आर्कॉट था, जो आज के वेल्लोर शहर के निकट है। बेसिकली वेल्लोर का ही सबब बन चुका है अब तो कर्नाटिक जो है ये एक अलग सल्तनत थी, लेकिन देवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हैदराबाद निजाम, हैदराबाद निजाम के अधीन थे। उनको पैसा वैसा भेज देते थे, आर्मी भेज देते थे जब भी जरूरत पड़ती थी। और तांजौर एक छोटा किंगडम था मराठास के अंडर का, जो मोस्टली कावेरी डेल्टा वाले एरिया में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर आपको ये तांजौर दिख जाएगा, ये पूरा कर्नाटिक अगेन सेम मैप ही है, और यहाँ पर निजाम की टेरिटरीज आपको दिख जाएंगी। अब ये जो तांजौर का किंगडम है ये कैसे आया था? मैंने आपको बताया था कि शिवाजी ने जब यहाँ पर अटैक किया था, साउथ में एक एक्सपेडिशन के लिए वो आए थे, उस समय उन्होंने अपने भाई के परिवार से एक व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ दिया था कि भाई तुम यहाँ पर रूल करो, गवर्न करो। तो इसीलिए एक ब्रांच मराठास की यहाँ पर थी। अब हैदराबाद जब कमजोर पड़ने लगा, जब हैदराबाद में सक्सेशन स्ट्रगल होने के पूरे आसार दिखने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि तैयारी कर ली कि भाई साहब यहाँ पर हम बीच में अपनी टांग लगाएंगे और कैसे भी करके हैदराबाद से कुछ ना कुछ प्रॉफिट वसूलने की कोशिश करेंगे। अब इनका उस वक्त एम क्या था कि हैदराबाद को जीतना नहीं है, इनका एम क्या था कि व्यापार में मैक्सिमम फायदा कैसे हो। मान लो कि कोई हमारे सपोर्ट वाला व्यक्ति अगर राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है, तो हमें फायदा पहुंचा देगा। ये थिंकिंग के साथ ये इसमें घुसे थे। दूसरी ओर तांजौर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सक्सेशन को लेकर, और वहां पर मराठास जो महाराष्ट्र में बैठे थे, पेशवा और जो कॉन्फेडरेसी थी नॉर्थ वाली, वो इंटरफेयर करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे ये तो मराठा हैं, तो हमारा हक है हम इनके अंदर इंटरफेयर करें। लेकिन ये जो दक्षिण वाले मराठा थे ये ऐसा नहीं मानते थे, दे वर नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेसी, लेकिन इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में फिर भी पेशवा के ऑफिस से इंटरफेरेंस हो रहा था। इन लड़ाइयों से पहले एक प्रिल्यूड है, एक और लड़ाई है जिसके बारे में आपको ब्रीफली जानकारी होनी चाहिए। ट्रिचिनापोली जो तंजावुर के निकट में स्थित था और यहां पर मराठास का कब्जा था, इसको निजाम ने अटैक किया 1743 में और एक लंबी 6 महीने की सीज के बाद इस शहर को जीत लिया। इससे क्या होता है कि मराठास दक्षिण में कर्नाटक में कमजोर पड़ गए और उसके बाद निजाम का कर्नाटक पर पूरा एक छत्र राज हो गया और निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों को थोड़ा सा लिमिट किया। दोनों जो बहुत ज्यादा ये लोग हवा में उड़ रहे थे, इनको कंट्रोल में लाया गया। अब मैं 3 कर्नाटिक वॉर्स के बारे में जिक्र करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। कर्नाटिक वॉर्स में 4 इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है। पहली, साल कौन सा था, तो आपको ईयर याद रखना है। दूसरा, रीजन क्या था, कारण क्या था, किस कारण से शुरू हुआ था कौन सा कर्नाटिक वॉर। तीसरा, जब वो समाप्त हुआ तो कौन सी संधि करी गई, ट्रीटी। और चौथा, उसका नतीजा क्या निकला, उसका अंजाम क्या निकला, फाइनल इंपैक्ट क्या था। तो देखो 3 कर्नाटिक वॉर हैं, एक इनकंक्लूसिव रहा, एक में थोड़े से फ्रेंच डोमिनेट करे, एक में इंग्लिश पूरी तरह से डोमिनेट करे। तो मैं आपको एक एक करके सबकी बात बताऊंगा, लेकिन अब आपका ये एक होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि आप एक टेबल बना लो जिसमें आप 4 कॉलम बना लेना, ईयर, रीजन, ट्रीटी, इंपैक्ट, और ऐसे 1, 2, 3 तीनों कर्नाटिक वॉर्स के बारे में ये जानकारियां आप ऐसे कॉलम बनाकर लिख लो। इससे आपको एग्जाम में याद रखने में ये आसानी रहेगी। अब इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई की शुरुआत भारत के बजाय यूरोप में ज्यादा है, क्योंकि यूरोप में एक राजघराना था ऑस्ट्रिया का, जहां पर हैब्सबर्ग नाम की डायनेस्टी रूल करती थी। कई जगह ये बी भी लिखा रहता है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। हैब्सबर्ग या हैब्सबर्ग घर जो है, ये घराना है, ये ऑस्ट्रिया को रूल करता था, आई एम सॉरी। और ऑस्ट्रिया के इस राजगद्दी पर कौन अगला राजा बनेगा, इसके लिए एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। वही कहानी हर जगह है, भारत में, यूरोप में वॉर ऑफ सक्सेशन चलते रहते थे। लेकिन इस वॉर ऑफ सक्सेशन की खास बात क्या थी कि ये जो हैब्सबर्ग घराना है ना, इसके इतनी जगह रिश्तेदारियां थी कि इन्होंने सबको इन्वॉल्व कर लिया, सबको लपेटे में ले लिया। कोई किसी का ससुर था, कोई फ्रांस में किसी का साला है राजा, तो सबने अपने अपने रिश्तेदारों को अपने पक्ष में कर लिया और पूरा यूरोप इस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में कूद पड़ा। तो आप देखो, एक तरफ थे ब्रिटेन और हैब्सबर्ग्स और दूसरी तरफ था फ्रांस, जर्मन स्टेट्स, प्रशिया, बवेरिया, सैक्सनी, स्पेन। तो लगभग सभी बड़े यूरोपियन किंगडम्स इस लड़ाई में शामिल हो गए थे और यही रीजन है कि ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में सब जगह आमने सामने हो गए। तो इंग्लैंड और फ्रांस की इन लड़ाइयों के पीछे मेन रीजन तो यूरोप था कि दोनों यूरोप में अपने अपनी सत्ता को
स्थापित करना चाहते थे, सुप्रीमसी स्थापित करना चाहते थे, लेकिन ये एम्पायर जो थे इनकी दुनिया भर में फैले हुए थे। तो होता ये था कि यूरोप का कारण है, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई कनाडा में, इंडिया में, जहां जहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के ट्रेडिंग पोस्ट हैं या कॉलोनीज हैं। अब हुआ क्या कि भारत में दोनों ही देश ये देख रहे थे, दोनों कंपनीज देख रही थी कि कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है हैदराबाद में, उसके बाद आरकोट में, तंजौर में। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा उठाया जाए। ये तो तय कर चुके थे ये लोग कि हमारे पास इतने सैनिक नहीं है कि हम आपस में लड़ लें, तो हमें इन किंगडम्स की सहायता की जरूरत होगी। तो बेसिकली कर्नाटिक रीजन उस समय बिल्कुल राइप था इसके लिए, लड़ाई के लिए, समझ रहे हो, बिल्कुल पका हुआ एक आम था जिसको बस तोड़ना बाकी था, और ये दोनों ने इस आम को तोड़ के खाने की कोशिश करी। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की डेट याद रख लेना, 1746 से 1748। शुरुआत कैसे हुई मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन उसका रीजन था, तो लिख लेना ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कारण था। भारत में शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रख लेना, इंग्लिश नेवी ने इसकी शुरुआत करी थी, फ्रेंच मर्चेंट शिप्स को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे फ्रांस के ऊपर उन्होंने अटैक करने शुरू किए। अब फ्रांस उस समय इतना ताकतवर नहीं था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के समय में, लेकिन उसका जो गवर्नर था डुप्ले, उसमें दिमाग था। तो डुप्ले ने क्या किया, चिट्ठी भेजी, पैगाम भेजा मॉरिशस का गवर्नर था ला बोर्डेनिया को बोला कि तू अपने जहाज लेकर फटाफट आ जा, पौंडीचेरी के ऊपर खतरा है, भारत हमारे हाथ से चला जाएगा, जो भी हमारे भारत में छोटा मोटा स्थापित किया हुआ है हमने 100 सालों में, ये सब चला जाएगा अगर तू नहीं आया। तो ला बोर्डेनिया तुरंत अपने जहाज लेकर आता है भारत, और इसकी मदद से फ्रांस पूरी तरह से वाइप आउट होने से बच गया। दूसरी ओर इंग्लिश ने क्या करा, नवाब ऑफ कर्नाटिक से मदद मांगी। अनवरुद्दीन उस वक्त कर्नाटिक के नवाब थे, और फ्रेंच कंपनी ने हेल्प मांगी चंदा साहिब से। चंदा साहिब कौन थे, इन्हीं अनवरुद्दीन के ब्रदर इन लॉ थे। तो ब्रदर इन लॉ थे और ये भी गद्दी के दावेदार थे, ये भी क्लेम कर रहे थे कि मैं गद्दी पे बैठना चाहता हूं। और चंदा साहिब की एक और खास बात थी कि ये 8 साल तक मराठास के कब्जे में रहे थे। जो ट्रिचिनोपॉली है ना, ट्रिची वाली जो लड़ाई थी 1741 में, एक और लड़ाई हुई थी ट्रिची में, वहां पर मराठास ने हराया था चंदा साहिब की आर्मी को, आरकोट की आर्मी को, और चंदा साहिब को जेल में डाल दिया था 8 सालों तक। चंदा साहिब वहां से भगा कर आए और उसके बाद इन्होंने फ्रांस की मदद करने की यहां पर कोशिश करी। तो देखो लड़ाई होती है, एक इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ अडयार, ये इसका नाम है। अडयार चेन्नई शहर का आज एक पार्ट है, नदी है, अडयार नदी बहती है चेन्नई के बीच में से। इसको कई बार बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है, लेकिन भारत में इसको बैटल ऑफ अडयार ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ था फ्रांस और दूसरी तरफ था अनवरुद्दीन, क्योंकि अनवरुद्दीन किसको हेल्प कर रहे थे, इंग्लिश को। तो इंग्लिश का क्या सिटी कौन सा था यहाँ पर, मद्रास में इन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो नवाब की आर्मी और फ्रांस की आर्मी, तो फ्रांस की आर्मी जो बहुत छोटी थी उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी को, आरकोट की आर्मी को हरा दिया, और मद्रास जो है ये इंग्लैंड के हाथों से छिन गया, ये चला गया फ्रेंच हाथों में, ठीक है। तो मद्रास से ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागे जो बचे कुछ ऑफिसर्स थे, और ये जाकर छुपने लग गए दूसरे सिटीज में। फाइनली ये लड़ाई खत्म होती है 1748 में यूरोप में, क्योंकि वहां पर उनका जो वॉर ऑफ सक्सेशन था वो खत्म हो गया। तो वहां उन्होंने संधि कर ली, आइला शपील नाम की ट्रीटी है, ये एक जगह है पेरिस के पास में, इसीलिए अजीब सा नाम है इसका, आइला शपील। तो वहां पर ये ट्रीटी साइन होती है, और उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जिसका जो था ओरिजिनल लड़ाई के पहले वो उसको लौटा दिया जाए। तो फ्रेंच जिन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था, अब वो फिर से इनको ब्रिटिश को लौटाना पड़ गया। उधर ब्रिटेन ने कई फ्रेंच टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था नॉर्थ अमेरिका में, वो भी उन्होंने लौटा दी। तो दोनों ने एक दूसरे को दे दिया और बोले ओके अब शांति से रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई से प्रूव क्या होता है कि जो मॉडर्न यूरोपियन आर्मीज हैं वो भारतीय फौज के सामने भारी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाली जो लड़ाई थी ना, यहाँ पे फ्रेंच फोर्स बहुत छोटी थी लेकिन इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। तो इसीलिए मॉडर्न यूरोपियन आर्मीज भारत की पुरानी आर्मीज के सामने बहुत एडवांस्ड है, ये बात प्रूव हो गई। और नेवी की क्या इंपॉर्टेंस है खास करके दक्षिण भारतीय लड़ाइयों में, ये बात भी भारत के नवाबों को, भारत के राजाओं को भी समझ में आने लग गई। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर पर आते हैं। तो देखो पहला कार्नेटिक वॉर था 46 से 48 तक, 2 साल चला था। दूसरा वाला 49 से 54 5 साल चला, और तीसरा वाला जो है वो भी यहीं पे याद रख लो, वो 6 साल चला था, 58 से 63 तक, ठीक है, 1758 से 1763 तक। तो 2 साल, 5 साल और 6 साल ये इनके ड्यूरेशन रहे थे। सेकंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत क्यों होती है, निजाम आसफ जाह की डेथ के कारण। तो बूढ़े आसफ जाह जो अब ऑलमोस्ट कितने 50 30 ऑलमोस्ट 80 साल की उम्र के होकर इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ के बाद इनके पोते, इनके बेटे, सब में आपस में ये चल रहा होता है कि कौन अगला निजाम बनेगा, किसके पास पावर जाएगी। तो इसके लिए ये इंटरनल स्ट्रगल शुरू होता है, और जैसे ही इंटरनल स्ट्रगल शुरू होता है तो गिद्ध की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों आ जाते हैं कि चलो किसको अपन सपोर्ट कर सकते हैं देख लेते हैं।
तो गद्दी की दावेदारी दो लोग कर रहे थे, एक तो आसफ जंग का बेटा नसीर जंग और एक नसीर जंग की बहन का बेटा मुजफ्फर जंग। ये दो मेन कंटेंडर्स थे। मुजफ्फर जंग क्या कहता था कि मेरे को तो मुगल दरबार ने कहा है कि मैं निजाम बनूंगा तो मैं बनूंगा, तुम क्यों बन रहे हो भाई, तुम मामा अपने घर पे बैठो। जबकि नसीर जंग कहते थे कि भाई साहब आसफ जंग का बेटा तो मैं हूं तो मैं ही बनूंगा ना। तो ये दोनों जो हैं इनके बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था, कहां पर, निजाम ऑफ हैदराबाद की गद्दी के लिए। दूसरी ओर कर्नाटक में नवाब ऑफ आरकॉट की गद्दी के लिए भी एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कैसे? चंदा साहेब, जिनको मराठास ने 1741 में अपने कब्जे में ले लिया था, हराकर उनकी आर्मी को हराया था ट्रिची की लड़ाई में और चंदा साहेब को बंदी बना लिया था। 7 साल चंदा साहेब बंदी बनकर रहे मराठास के। फाइनली मराठास कहते हैं कि हमने इन्हें छोड़ा, चंदा साहेब कहते हैं कि मैं खुद भाग के आया। जो भी हो, चंदा साहेब आते हैं कैप्टिविटी से छूटकर और ये अपने ब्रदर इन लॉ नवाब अनवरुद्दीन की सत्ता को चैलेंज करते हैं। तो चंदा साहेब अनवरुद्दीन को, जो कि कर्नाटक के नवाब हैं, उनको चैलेंज करते हैं। तो फ्रेंच क्या करते हैं कि दोनों जगह पावर स्ट्रगल चल रहा है, फ्रेंच देखते हैं कि दोनों जगह अपनी एक एक टांग डाल दो। ठीक है, तो फ्रेंच एक तरफ तो सपोर्ट करते हैं आरकॉट में चंदा साहेब को और दूसरी तरफ हैदराबाद में सपोर्ट करते हैं वो किसको, मुजफ्फर जंग को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है बदले में, यहां पर सपोर्ट करती है सिटिंग नवाब अनवरुद्दीन को और उधर नसीर जंग को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोनों ने मदद मांगी थी और ये जबरदस्ती मदद पहुंचाने भी चले गए। तो दोनों इंग्लिश और फ्रेंच जबरदस्ती की मदद करने के लिए इंटरनल स्ट्रगल में घुस जाते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है ये 3 वर्सेस 3 हो चुकी है। अब इसको एग्जाम में आपको कैसे याद करना है, एक छोटा सा निमोनिक बना लेना। मैंने एक चार्ट के टेबल की मदद से आपके लिए सिंप्लीफाई किया है। तो यहां पर फ्रेंच को लीड कर रहा था ड्यूप्ले, इंग्लिश को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो आगे जाकर प्लासी में भी आएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव फेमस ही इन कर्नाटिक लड़ाइयों के कारण हुआ था। तो यहां पर है ड्यूप्ले, इधर आरकॉट से चंदा साहिब को ये सपोर्ट कर रहे हैं और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को। उधर इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सिटिंग किंग्स हैं, अनवरुद्दीन सिटिंग नवाब, नसीर जंग सिटिंग नवाब। ठीक है, तो इसका निमोनिक कैसे बनाओगे आप, DCM ऐसे बना लो कि फ्रेंच टीम में कौन कौन था, DCM 3 जने खेल रहे थे। इंग्लिश टीम में कौन कौन खेल रहा था, इसको ऐसे याद कर लो, रॉबर्ट क्लाइव RAN रैन और यहाँ DCM। तो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, अब आप चाहो तो अपने कुछ अलग इसके बना सकते हो फंडे। मैं निमोनिक वाला टीचर नहीं हूँ, मेरे से निमोनिक नहीं बनते, तो आप अपने बना लेना। आपको याद क्या रखना है मेनली कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। कर्नाटक की लड़ाई में इतना कंफ्यूजन है कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शंस के माध्यम से। इंपॉर्टेंट लड़ाइयां कौन सी है सेकंड कर्नाटिक वॉर में, बैटल ऑफ अंबूर, ये वेल्लूर के पास में हुई थी। अनवरुद्दीन यहां पर हार जाता है और उसको मार दिया जाता है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रेंच, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के द्वारा। नसीर जंग जो है उसको एक अपना ही नोबल मार देता है। तो बेसिकली जिनको फ्रेंच बैक कर रहे थे वो दोनों जीत जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच किसको बैक कर रहे थे, चंदा साहिब को, ये जीत गए। यहां पर ये मुजफ्फर जंग जीत गए क्योंकि नसीर जंग को मार दिया गया, अनवरुद्दीन को मार दिया गया। ठीक है ना, 2 मर चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर्स, इनकी टीम खाली हो चुकी है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव अचानक से अपने आप को अकेला पाता है और यहां पर फ्रेंच पावर अपनी हाइट पर है। 200 सालों में फ्रेंच मैक्सिमम पावर पे थे 1749 में, जब ड्यूप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग तीनों एक शानदार टीम बनाकर रोनाल्डो, मेसी और जो भी तीसरा फुटबॉलर है उनकी तरह गेम खेल रहे थे और गोल पे गोल दागे जा रहे थे। अब अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो आता है फिर से क्लाइव के पास और बोलता है कि चलो ठीक है, पापा मर गए, कोई बात नहीं, मेरी मदद कर दो। तो ये मोहम्मद अली इसलिए यहां पर मैंने ऐड किया हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कोई बात नहीं, इसको भी हेल्प कर देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक भारी नुकसान हो चुका था। 1749 में ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी के आसपास के कई एरिया जो हैं वो हार चुकी थी और उड़ीसा के कोस्ट में भी इनकी कई फैक्ट्रीज नष्ट हो गई थी। मासूलीपट्टनम इनके हाथ से चला गया था। तो फ्रेंच काफी विक्टोरियस रहे थे। अच्छा, बाय द वे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कौन जीता था, कोई भी नहीं, इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रॉ, दोनों बराबरी पे खत्म हुए थे। लेकिन सेकेंड कर्नाटिक वॉर में शुरुआत में फ्रेंच को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत बदल देता है। क्लाइव 1751 में आरकॉट पर अटैक कर देता है, सीधा नवाब के कैपिटल पर, और केवल 210 लोगों को जाता है, लेकर जाता है और इनके साथ आरकॉट जीत लेता है। और 53 दिन तक क्लाइव वहां पर बैठा रहता है। सामने चंदा साहिब की 4000 की आर्मी है और दिन रात वो उनके ऊपर गोलियों की वर्षा करती है। लेकिन क्लाइव 53 दिनों तक आरकॉट में बैठा रहता है और ये एक लेजेंडरी विक्ट्री हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव की। हालांकि अल्टीमेटली इनको छोड़कर जाना पड़ता है आरकॉट, लेकिन आप समझ रहे हो, कैपिटल कैप्चर कर लिया जाके दुश्मन का। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, मॉरल बूस्ट था ये ब्रिटिश के लिए। फिर 1752 में क्या होता है कि मैसूर, तंजौर और मराठास, ये तीनों आते हैं क्लाइव के सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों के लक्ष्य साध रहे थे।
तांजोर और पड़ोसी आरकॉट की नहीं बनती थी, मराठा और निजाम की नहीं बनती थी, मैसूर और निजाम की भी नहीं बनती थी। तो ये तीनों अपने अपना हित साधने के लिए क्लाइव को सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने तीनों के साथ लड़ाइयां करी, तीनों हम आगे पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, सारी लड़ाइयां हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये क्लाइव को सपोर्ट करने आ जाते हैं, चंदा साहिब को अटैक करते हैं त्रिची में, कावेरी पक्कम में, और चंदा साहिब मार दिए जाते हैं। चंदा साहिब इज डिफीटेड एंड किल्ड, और मोहम्मद अली को बना दिया जाता है नवाब ऑफ आरकॉट। तो जो मोहम्मद अली है वो पापा का बदला, दादा का बदला सबका ले लेता है और बन जाता है नवाब ऑफ आरकॉट। और उसके बाद से इनको आरकॉट का सपोर्ट हासिल हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1754 में डुप्ले के जो बॉसेस थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने एक साल में शुरू में बहुत लड़ाइयां जीती, लेकिन 4 साल से ये जो तुम हालत खराब करके बैठे हो, आरकॉट तुम्हारे कारण चला गया, ये सब अब नहीं चलेगा। तो डुप्ले को फिर से बुला लिया गया, ठीक है, उसकी ट्रांसफर कर दी, उसको एपीओ कर दिया गया डुप्ले को, और बेचारे को फिर से फ्रांस जाना पड़ा। तो इसी के साथ डुप्ले की कहानी खत्म होती है। अगर डुप्ले को यहाँ शायद रखा होता तो फ्रांस की किस्मत आज कुछ और होती। 1754 में इनके बीच में होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी ने कहा कि दोनों अब आपस में इंटरनल जो ये पॉलिटिक्स होती है ना, राजा महाराजा नवाबों की, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दोनों अपनी अपनी टेरिटरी जो पुरानी है वो एक दूसरे को दे दो, अदला बदली कर लो, लड़ाई खत्म। लेकिन लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। तो आपको यहां पर याद क्या रखना है, सेकंड कर्नाटिक वॉर में टाइम क्यों शुरू हुआ, इसका कारण इंडियन था। फर्स्ट वाले का कारण क्या था, यूरोपियन, इसका कारण क्या था, इंडियन। और यहां पर ट्रीटी भी क्योंकि इंडियन था तो इंडियन कारण था, तो इंडियन ट्रीटी साइन होगी। तो पौंडीचेरी में इनकी संधि साइन हुई थी। पहले वाले की कहां हुई थी, आइला शपील में। अब आता है तीसरा कर्नाटिक वॉर 1758 टू 1763। इस कर्नाटिक वॉर के पहले आप ये चीज समझ लेना कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है, जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। और प्लासी युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो 1756 से 63 तक यूरोप में चलता है 7 ईयर्स वॉर, विच वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। इतने सारे एरियाज इन्वॉल्व थे, 3 कॉन्टिनेंट पर लड़ा जा रहा था। तो 7 ईयर्स वॉर किसके बीच में था, ऑफ कोर्स इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये अपनी दुनिया की सारी कॉलोनीज में लड़ रहे थे। तो अभी तो सेकंड कर्नाटिक वॉर निपटा के पौंडीचेरी और मद्रास के जो गवर्नर है शांति से बैठ के साथ में चाय वाय पिया करते थे। और चाय पीते पीते अचानक से एक दिन जहाज आता है। तो जहाज 6 महीने से आता है, यूरोप से चल के टाइम लग जाता है। 6 महीने बाद जब वो जहाज पहुंचता है पौंडीचेरी और मद्रास, तो उनके नाम एक चिट्ठी आती है कि गवर्नर साहब, वी आर अटैकिंग फ्रेंच। तो अचानक से दोनों चाय छोड़ के एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से शुरू होती है थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो यूरोप में लड़ाई 1756 में शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में लड़ाई शुरू हुई 1758 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच आर्मी ने इस बार ईस्ट इंडिया को काफी मजा चखाया। शुरू में उनके कई सारे किलों पर कब्जा कर लिया, विजयनगरम, सेंट डेविड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदले की भावना में फ्रेंच जहाजों को डुबाना शुरू कर दिया मासूलीपट्टनम के आसपास। ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली फ्रांस को अच्छे से हरा देती है बंगाल वाले एरिया में। और बंगाल क्योंकि प्लासी में ये जीत चुके थे, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो बंगाल में जो चंदर नागौर, कासिम बाजार और बालासोर जो ओडिशा में है, वहां की जो फैक्ट्रीज हैं वो पूरी तरह से तहस नहस करके फ्रेंच को वहां से निकाल दिया गया हमेशा के लिए। तो फ्रेंच आर आउट ऑफ बंगाल फॉर एवर। चंदर नागौर को बहुत बुरी तरह से इन्होंने बॉम्बार्ड किया था। फिर 59 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे नॉर्दर्न सरकार्स पर अपना कब्जा जमा लेती है। हैदराबाद के निजाम से अपने कंट्रोल में ले लेती है। मासूलीपट्टनम वाला जो अब इनका एरिया था, जहां पर केवल एक शहर में एक फैक्ट्री थी, अब वो पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आ जाता है। तो आप देख रहे हो कर्नाटिक वॉर के साथ साथ कैसे ये टेरिटरी कंट्रोल करते जा रहे हैं। 1760 में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, हाईलाइट कर लेना, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ वांडी वॉश कहते हैं इसको ब्रिटिश। तमिलनाडु में इसका तमिल नाम है वांदावसी, ठीक है। तो इसको वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने कर दिया वांडी वॉश। तो वांडी वॉश इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की बहुत भारी डिफीट हुई थी और इंग्लिश जो थे उन्होंने बहुत शानदार जीत हासिल करी थी। नाम किसी को इंटरेस्ट हो तो लिख लेना। यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था आयर कूट, ठीक है। सर आयर कूट ने इनको एक लेजेंडरी विक्ट्री दिलाई थी। बहुत कम लोगों के साथ इन्होंने फ्रांस की आर्मी को हराया था, इसीलिए बैटल ऑफ वांडी वॉश। आपको नाम याद रखना है, साल याद रखना है। सेकंड कर्नाटिक वॉर में थी, थर्ड कर्नाटिक वॉर में थी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस तरह की गलतियां मत कर देना आप एग्जाम में। 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेती है, लेकिन फाइनली इनकी लड़ाई खत्म होती है यूरोप में। तो पहले जहां आइला शपील ट्रीटी हुई थी, अब हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फिर से वही पुराना वाला हिसाब, जो जिसका था उसको वो दे दो। लेकिन इस बार फ्रेंच क्योंकि बुरी तरह से हारे थे, तो उनको कहा गया कि जो आपकी फैक्ट्री है बस वो आप रखोगे, उसके अलावा आप कोई मिलिट्री एक्सपांशन आगे नहीं करने वाले हो। आपको कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर आर्मीज लाने की, आर्मी बढ़ाने की। तो बेसिकली फ्रेंच जो है अब हमेशा के लिए अपंग हो गए हैं। जो उनके पास है, जो उनके पास था, जैसे कि पौंडीचेरी, चंदर नागौर की जो तहस नहस हुई फैक्ट्री है, बस वो रख लो, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरह से थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच पावर इंडिया में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
हालांकि पौंडीचेरी पर उनका कंट्रोल रहा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तक, लेकिन उसके बाद फ्रेंच पावर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को थ्रेटन नहीं कर पाया। हालांकि फ्रेंच ने कोशिश बहुत करी, जैसे इन्होंने टीपू सुल्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करी 30 साल बाद, जब 1780s और 90s में टीपू सुल्तान के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, तब टीपू को ये लोग बहुत सपोर्ट करते थे। फ्रेंच मिलिट्री वगैरह इनको हेल्प भेजते रहते थे, मिलिट्री नहीं, जैसे हथियार वगैरह बेच दिए, आर्मी लाने की तो इनको परमिशन थी नहीं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज नहीं कर पाए। तो जब थर्ड कर्नाटिक वॉर खत्म होता है तो स्थिति कुछ इस प्रकार की है। यहां पर जो आपको ये हल्का सा पिंक या रेडिश एरिया नजर आ रहा है ना, ये अब इंग्लिश के कंट्रोल में आ चुका है। नॉर्दर्न सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कह रहा हूं मैं, केवल टैक्सेशन वैक्सेशन नहीं, पूरा कंट्रोल इनके पास है। मद्रास के आसपास का काफी एरिया इनके कंट्रोल में आ चुका है और इंपॉर्टेंट लड़ाइयां जीत के इनके जेब में नवाब ऑफ आरकोट आ चुके हैं और निज़ाम के साथ भी इनकी दोस्ती हो चुकी है। तो अब इनके पास अच्छा खासा एरिया है। निज़ाम, आरकोट इनके ऑलमोस्ट एलाइज हैं, कुछ समय में एलाइज से जेब में डाल देंगे, एलाइज को बताऊंगा कैसे। और ये वाला एरिया तो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो बस अब मेजर चैलेंज क्या बचा, यहाँ पर मराठास और यहाँ पर मैसूर। तो इनकी लड़ाइयाँ हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रांस के फेलियर के कारण क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो देखो, इंग्लिश जो है वो नेवल और कमर्शियल सुपीरियोरिटी रखते थे, उनके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा व्यापार था, ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ज़्यादा बड़ी नेवी थी। दूसरी ओर फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो यहाँ फ्रेंच कंपनी को इतना सपोर्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच कंपनी क्या थी, एक पीएसयू थी, सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें सरकार को इतना भरोसा ही नहीं था। वो कहते थे यार ये डुप्ले क्या लड़ाइयाँ हार जाता है, लड़ाई हार गया उसका ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, फ्रेंच जो है इनको सपोर्ट तो मिला लोकल से, लेकिन केवल डेक्कन में। दूसरी ओर इंग्लिश को बंगाल से बहुत शानदार सपोर्ट मिला, क्योंकि बंगाल उनकी जेब में आ गया था। उन्होंने लड़ाई जीत ली थी ना प्लासी की, उसके बाद पूरा बंगाल के रिसोर्सेज उनके पास थे, तो इसीलिए वो थर्ड कर्नाटिक वॉर में बहुत भारी पड़े फ्रेंच पर। चौथा, इंग्लिश के पास 3 बड़े बड़े पोर्ट थे, तो मान लो अगर मद्रास इनके हाथ से कुछ समय के लिए चला भी गया तो कोई ज़्यादा इन्हें फर्क नहीं पड़ा। कैलकाटा, बॉम्बे की मदद से इनका व्यापार चलता रहा, सैनिक वैनिक आते रहे, तो धीरे धीरे ये जो बड़े पोर्ट्स हैं अल्टीमेटली फायदा पहुंचाते हैं। जबकि फ्रेंच के पास केवल एक बड़ा पोर्ट पौंडीचेरी था, बाकी इनके ट्रेडिंग पोस्ट इतने बड़े नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा रहा इंग्लिश का कि उनके पास बेस बड़ा था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था फ्रेंच जनरल्स में, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ करता था। और फाइनली इंग्लैंड की जो विक्ट्री है वो यूरोप में भी हुई थी। तो यूरोप में लड़ाई हुई तो ऑब्वियसली जो ट्रीटी साइन होगी, संधि साइन होगी, उसमें इंग्लैंड का ही फेवर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान फ्रेंच को हुआ। तो चाहे डुप्ले इनका यहाँ पर कितनी भी लड़ाइयाँ जीत के ले गया, लेकिन जब वहां पर ही हार गए यूरोप में, तो फिर अल्टीमेटली हारे ही हो, कुछ कर नहीं सकते आप। इन लड़ाइयों का, कर्नाटिक वॉर्स का इम्पैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये पहली लड़ाइयाँ थी जब ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स खुद आपस में लड़ रहे थे एक फॉरेन सॉइल में। तो भारत में अभी तक ये व्यापारी थे, लेकिन अब ये आर्मी वगैरह लाके अपनी लड़ाई लड़ने लग गए। आर्मी थोड़ी थोड़ी लाने लग गए थे, लेकिन आर्मी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो पहली बार इनकी आर्मीज बैटल टेस्ट हुई थी और उन्होंने लड़ाई में अपने आप को प्रूव किया था। दोनों साइड्स ने अपने आप को प्रूव किया था और फाइनली इनको ये पता चल गया कि हम इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि जो भी देश हैं, लोकल नवाब हैं, उनके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये इन्हें मालूम चल गया। इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर एंड टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। थैंक यू।